वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम वाउंड रिपेयर माइनर ओरल सर्जरी का एक टॉपिक है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम वाउंड की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे कि वाउंड क्या चीज़ है, फिर इसकी टाइप्स कितनी हैं, फिर इसके फेजेस कितनी हैं और फिर इनको ट्रीट हमने किस तरह करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम अपने इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें वाउंड के बारे में इल्म होना चाहिए कि वाउंड क्या चीज़ है। वाउंड बेसिकली हम जख्म को कहते हैं अगर उर्दू में बोला जाए तो वाउंड जो होते हैं ये एक ऐसी इंजरीज होती हैं, ये ऐसी चोटें होती हैं जिससे हमारी बॉडी के टिश्यूज़ या स्किन वगैरह जो है वो ब्रीक हो सकती है और ब्रीक नहीं भी हो सकती। ठीक है, और इनमें जो है कट्स वगैरह आ सकते हैं, स्क्रैप्स आ सकते हैं, स्क्रैचेस आ सकते हैं, पंक्चर्ड स्किन वगैरह आ सकती है। इन सारी चीज़ों को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, दे ऑफन हैपन बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट बट सर्जरी सुचर्स एंड स्टिचेस आल्सो काज वाउंड्स। अमूमन हमारा जो कॉमन कंसेप्ट है कि एक्सीडेंट की वजह से वाउंड बनते हैं, तो इसके अलावा जो है सर्जरी के दौरान भी अगर सर्जरी के अंदर हमने सुचरिंग अच्छे तरीके से नहीं की या स्टिचेस अच्छे तरीके से नहीं लगाए तो वो भी वाउंड की वजह बन सकते हैं। और कट्स वगैरह हो गए या जब नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, या रोप बर्न की वजह से, ये सारी इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। तो ये आपके वाउंड की कॉमन डेफिनेशन थी। अब उसके बाद वाउंड की क्लासिफिकेशन के बारे में जो है हम जानने की कोशिश करेंगे कि ओपन वाउंड क्या होते हैं और क्लोज्ड वाउंड क्या होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ओपन वाउंड ऐसे वाउंड होते हैं जिसमें जो आपका ब्लड होता है वो आपकी स्किन से, आपकी ब्लड वेसल से बाहर की तरफ आता है। ठीक है, और ओपन वाउंड्स आर द इंजरीज दैट इन्वॉल्व अ ब्रेक इन द स्किन एंड लीव द इंटरनल टिश्यू एक्सपोज्ड। इसमें क्या होता है कि ओपन वाउंड के अंदर आपकी स्किन जो है वो रप्चर हो जाती है और जो इंटरनल टिश्यूज होते हैं वो एक्सपोज्ड हो जाते हैं और इससे ब्लड भी बाहर की तरफ आता है। क्लोज्ड वाउंड कौन से होते हैं? ये इंजरी इस किस्म की एक इंजरी होती है जिसमें हमारे पास जो ब्लड होता है वो स्कैप आउट नहीं होता, वो बॉडी से बाहर की तरफ नहीं आता है और इसमें जो स्किन होती है उसके अंदर जो है अंडर द स्किन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इसमें जो कंटिन्यूटी ऑफ स्किन होती है वो बरकरार रहती है। तो ओपन वाउंड में और क्लोज्ड वाउंड में ये मेन फर्क है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसकी क्लासिफिकेशन की है जिसमें हमने वाउंड को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। एक है ओपन वाउंड और दूसरा है क्लोज्ड वाउंड। ओपन वाउंड में फिर हमने फर्दर इसको जो है डिवाइड किया हुआ है 6 कैटेगरी के अंदर, 6 सब डिवीजन के अंदर। कि ओपन वाउंड में हमारे पास सबसे पहले आते हैं इंसिजन्स, फिर लेसरेशन, फिर एब्रेजन, फिर पंक्चर, फिर पेनिट्रेशन और फिर गन शॉट। क्लोज्ड वाउंड में हमारे पास क्या आता है? 3 चीजें आती हैं, कंट्यूजन, हेमाटोमा एंड क्रश इंजरी जो मेन है हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने यहाँ पे पिक्चर्स भी साथ डाल रखी हैं ताकि आपको जो है क्लैरिफिकेशन हो, आपको सही मानी में समझ आ जाए ओपन वाउंड किस तरह होते हैं और क्लोज्ड वाउंड किस तरह होते हैं। तो हम सबसे पहले अपना पढ़ते हैं इंसिजन्स। इंसिजन्स का मतलब होता है कट लगना या कट लगाना। ठीक है, तो इंसिजन कट लगना, और इनको जो अमूमन कट्स कहा जाता है, ये ऐसे वाउंड होते हैं जो शार्प ब्लेड्स या शार्प रेजर्स या शार्प इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से जो है कट लग जाते हैं बॉडी में, जिस तरह मैंने आपको शेप में दिखाया हुआ है जहाँ पर ये माउस कर्सर है, या ये जो है ब्लेड की वजह से जो है जो निशान डाले गए हैं ये अमूमन हमारे किस में आते हैं? कट्स में आते हैं। ठीक है, ओपन वाउंड आपको इसमें डेफिनेशन में बताया था इंटरनल टिश्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पिक्चर में अगर आप देखें या यहाँ पर देखें तो इंटरनल इसके जो आपके पास टिश्यूज हैं वो क्या है? एक्सपोज हो चुके हैं। ठीक है, वाजे नजर आ रहे हैं। तो इसमें क्या है? कट के थ्रू जो आपके पास रेजर्स होंगे, नाइफ, चाकू वगैरह हो गए, ब्लेड्स हो गए, ठीक है, कोई शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स कोई भी वो हो सकता है, कील भी हो सकता है, कोई भी ऐसी वैसी चीज़, तो वो उससे जो लगने वाला कट होगा वो क्या होगा? इंसिजन होगा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो ब्लड आपका होता है वो ब्लड वेसल से फ्रीली, ठीक है, ब्लीड करता है। इसमें जो है इसकी जो एजेस होते हैं वो रैग्ड नहीं होती। रैग्ड का मतलब होता है दंदानेदार, या जिस तरह आपको नीचे पिक्चर में नजर आ रहा है, तो ये देख रहे हैं आप, ये जो है स्मूथ नहीं है, इसकी तरह बिल्कुल जो है ना क्लियर नहीं है। ये देखें यहाँ पे ये रैग्ड सरफेस है, ये यहाँ इस उसमें, तो ये जो है इंसिजन का क्या होता है कि इसमें आपके जो एजेस होंगे वो रैग्ड नहीं होंगे। ठीक है, ब्लड भी इसमें से बाहर निकलता है। और इसका जो मेन एडवांटेज यानी कि जो मेन इसमें बात याद रखने वाली है वो ये है कि वाउंड्स की तमाम क्लासेस में से इंसिजन एक ऐसी क्लास है जिसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों?
क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि इसमें जो है ब्लड का जो फ्लो होता है वो फ्री होता है, ब्लड इसमें से बह रहा होता है, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्फेक्शन काज करने वाले एजेंट्स होते हैं वो भी वॉशेस आउट हो जाते हैं, कि बॉडी से जो है बाहर की तरफ चले जाते हैं फ्री फ्लो ऑफ द ब्लड की वजह से। अब लेसरेशन, लेसरेशन का मतलब होता है दंदानेदार जख्म या चीर जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी ओपन वाउंड्स की एक टाइप है जिसमें इसके जो एजेस होते हैं वो रैग्ड होते हैं, इरेगुलर शेप के अंदर होते हैं, जिस तरह मैंने आपको दिखाया, ठीक है। ये इरेगुलर शेप है, आप देख रहे होंगे। इसमें लेसरेशन में और इंसिजन में आपको मैंने पिक्चर की मदद से जो है डिफरेंस करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसके एजेस, इंसिजन के एजेस क्या होते हैं, रैग्ड नहीं होते, जबकि लेसरेशन के एजेस क्या होते हैं, वो रैग्ड होते हैं, ठीक है। और एंड मासेस ऑफ द टॉर्न टिश्यू अंडरनीथ, और इसके जो टॉर्न टिश्यू होते हैं उसके मासेस भी साथ अटैच होते हैं, जिस तरह आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है या यहाँ पर जो है आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है, ठीक है। तो lacerations are frequently contaminated with dirt, grease and other material that is ground into the tissue. लेसरेशन जो है अमूमन ये इसमें जो है ये डर्ट के साथ कंटामिनेटेड होती है, इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और बाकी जो इन्फेक्शन एजेंट्स या मटेरियल्स होते हैं वो भी इसके साथ जो है वो क्या होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये आप देख रहे होंगे पिक्चर से आपको वाज़े नज़र आ रहा है, ठीक है। अब एब्रेजन, एब्रेजन का मतलब होता है रगड़ आना। अब अमूमन ये जो है एक मोस्ट कॉमन चीज़ है जो अमूमन हम लोगों को डेली बेस में जो है कहीं ना कहीं पे नज़र आ जाती है। इसमें क्या होता है, रगड़ क्या है कि आप जो है फिसल जाते हैं या आप जो है रस्साकशी कर रहे हों, उसमें जो है रोपन की वजह से हो सकता है, आप जो है किसी फर्श पर जो है फिसल जाते हैं, तो इसकी वजह से जो है वो आपको नीज पर, एल्बोज पर, ठीक है, कहीं पे भी जो है ना ये रगड़ आ जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्म एब्रेजन्स, ठीक है। सुपरफिशियल मतलब कि जो आउटर लेयर होती है, सुपरफिशियल का मतलब होता है बैरूनी सतह। सुपरफिशियल वाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सकोरिएशन और रिमूवल ऑफ सुपरफिशियल लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारे पास जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो सुपरफिशियल लेयर होती है, जब इसकी एक्सकोरिएशन होती है या जब इसकी रिमूवल होती है, तो उस वक्त हमारे पास किस चीज की डेफिनेशन आती है, एब्रेजन्स। एब्रेजन्स का सेकंड नेम क्या है, सुपरफिशियल वाउंड्स। समझ आई, एब्रेजन का सेकंड नेम क्या है, सुपरफिशियल वाउंड्स, ठीक है। और इसमें फिर आगे एग्जांपल्स दी गई हैं, तो इसमें हमारे पास रो बर्न्स आता है, फ्लोर बर्न्स आता है, एंड स्किन, नीज और एल्बोज आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एब्रेजन्स, ठीक है। आपके जो है नीज पर, आपके एल्बोज पर, कभी कभार आपके चेहरे पर इस तरह की रगड़ आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, एब्रेजन्स बोलते हैं। दिस काइंड ऑफ वाउंड कैन बिकम इन्फेक्टेड क्वाइट इजीली बिकॉज डर्ट एंड माइक्रोब्स आर यूजुअली एम्बेडेड इन द टिश्यूज। एब्रेजन की एक बात याद रखिएगा कि ये जो है क्वाइट इजीली इन्फेक्टेड हो सकती है। वजह क्या है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो डर्ट होता है और माइक्रोब्स होते हैं वो टिश्यूज के साथ क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पंक्चर्स। पंक्चर्स क्या होता है, पंक्चर्स बेसिकली जो है ये किसी चीज का छेद होना या छेद करना, ठीक है। सुराख इसमें जो है आपको नजर आएगा, अमूमन जिसमें आप फोड़े भी कह सकते हैं। कभी कभार आपको जब गर्मियों के अंदर खुद जब फोड़े निकलते हैं तो इस तरह की कंडीशन हो जाती है, या कभी कभार कील की वजह से भी, या कोई नुकीली चीज़ आपको लग जाती है, शीशा वगैरह आपके पाँव में जो है वो घुस जाता है, तो वो क्या करता है, एक पंक्चर बना देता है, ठीक है। पंक्चर बेसिकली होल। और पंक्चर्स आर काज्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स दैट पेनिट्रेट इनटू द टिश्यूज। पंक्चर्स बेसिकली जो है ये किस वजह से प्रोड्यूस्ड होते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपके टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट दाखिल हो जाता है व्हाइल लीविंग अ स्मॉल सरफेस ओपनिंग। और पंक्चर का क्या होता है कि ये जो है कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ और फिर वो जो है उसने क्या किया, आपके जो इंटरनल टिश्यू था उसके अंदर उसने पेनिट्रेट किया, लेकिन उसने वहां पर एक स्मॉल ओपनिंग क्रिएट कर दी, तो वो आपकी जो है किस में आएगी, पंक्चर्स में आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वाउंड्स मेड बाय द नेल्स, नीडल्स, वायर्स एंड बुलेट्स आर यूजुअली पंक्चर्स। ये जो बुलेट्स की यहाँ पे बात की गई है, तो इसमें अमूमन ये जो शिकारी हजरात होते हैं या इनके पास जो बुलेट्स होते हैं वो इस तरह के जो है वो पंक्चर्स वगैरह क्रिएट करती रहती हैं। और क्योंकि ये जो बुलेट्स की टाइप यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये आगे जो है गन शॉट में आता है, तो आपके वाउंड्स जो नेल्स की मदद से बनते हैं, नीडल्स की वजह से, वायर्स की वजह से, या फिर कभी कभार आपको जो है ग्लासेस की वजह से भी इस तरह हो सकता है, शीशा वगैरह आपके पाँव में जो है घुस जाता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन इज ग्रेट इन ऑल पंक्चर वाउंड्स। इस वाउंड के अंदर इन्फेक्शन की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ग्रेट होती है तमाम पंक्चर वाउंड्स में।
और स्पेशली इफ द पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट हैज टेटनस बैक्टीरिया ऑन इट, अगर आपके पास जो आपके टिश्यू के अंदर ऑब्जेक्ट एंटर हुआ है, अगर उसको टेटनस बैक्टीरिया के साथ वो जो है कंटामिनेटेड है, तो फिर वो जो है इन्फेक्शन काज कर सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास है पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा ट्रॉमा होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है बॉडी के क्या करता है, आर पार हो जाता है, जिस तरह आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है, ठीक है। और पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा इज एन इंजरी दैट अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट पाइसेस द स्किन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी स्किन के अंदर जो है वो घुस जाता है, एंड एंटर अ टिश्यू ऑफ द बॉडी, और बॉडी का जो टिश्यू होता है उसके अंदर भी वो घुस जाता है और वहां पर एक ओपन वाउंड क्रिएट कर देता है। पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा सीरियस भी हो सकता है क्योंकि इससे आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं, और उसके अलावा जो है इसमें पेशेंट का शॉक के अंदर चले जाने का रिस्क भी ग्रेट होता है। उसके बाद हमारे पास आता है गन शॉट। गन शॉट ओपन वाउंड का जो है लास्ट टॉपिक है जो मैंने पीछे बात की थी। गन शॉट में क्या होता है, इसको बैलिस्टिक ट्रॉमा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो बुलेट या इसके सिमिलर प्रोजेक्टाइल ड्राइविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। इसका जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि गन शॉट में पॉइंट ऑफ एंट्री एंड पॉइंट ऑफ एग्जिस्ट होता है, जिसको थ्रू एंड थ्रू भी कहा जाता है। मतलब कि देयर में भी टू वाउंड्स, यहाँ पर दो वाउंड्स होते हैं, एक जो है साइट ऑफ एंट्री पर होता है और दूसरा जो है साइट ऑफ एग्जिस्ट पर होता है, और जनरली इनको क्या कहा जाता है, थ्रू एंड थ्रू कहा जाता है, ठीक है, आर पार जिस तरह के किसी चीज का हो जाना। बैलिस्टिक ट्रॉमा इज समटाइम फैटल और फॉर द रेसिपिएंट। जाहिर सी बात है, अब गन शॉट जो है वो नाम से जाहिर है इसने इफेक्ट किया है तो वो उसके लिए फैटल भी हो सकती है या फिर लॉन्ग टर्म नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्लोज्ड वाउंड में क्रश इंजरी। क्रश इंजरी जो है नाम से जाहिर है, इसमें आपके बॉडी के किसी भी पार्ट पर एक हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो आकर प्रेशर करता है, जिसकी वजह से आपको जो है इंजरी होती है। और इसमें होता क्या है, डिपेंडिंग अपॉन देयर सेवेरिटी, ये जो हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी फोर्सेस की सेवेरिटी की बुनियाद पर जो क्रश इंजरीज होती हैं वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं। किसकी वजह से, ब्लीडिंग की वजह से, प्राइसिंग की वजह से, फ्रैक्चर्ड बोन्स की वजह से, पुअर सर्कुलेशन की वजह से, या फिर मसल्स की ब्रेकडाउन की वजह से। जिस तरह मैंने ये पिक्चर में आपको दिखाया, इसमें मसल्स की ब्रेकडाउन भी होगी और इसमें जो बोन की फ्रैक्चर भी होगी, एक्सरे में जिस तरह आपको नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कंप्रेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट कॉज मसल स्वेलिंग एंड और न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस इन द अफेक्टेड एरिया। अच्छा, जो अफेक्टेड एरिया होता है उसमें जो है न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस भी आ सकते हैं और मसल स्वेलिंग भी हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कंट्यूजन्स। कंट्यूजन्स क्या चीज है, इसको कहते हैं अंदरूनी चोट, ठीक है, और कॉमनली नोन एज ब्राइसेस, इसको जो है रगड़ वगैरह कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो है एक ब्लंट फोर्स ट्रॉमा जो है वो आपके अंडर द स्किन टिश्यूज को जो है डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर जो है अजीब सा दाग बन जाता है, जिस तरह जो है आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसमें जो ब्लड होता है आपका वो अकोमोडेट करता है अंडर द स्किन, ठीक है। द सबक्यूटेनियस टिश्यू इज इंजर्ड बट कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन इज मेंटेन्ड। इसमें क्या होता है कि जो टिश्यू होते हैं इंटरनल वो डैमेज हो जाते हैं, लेकिन ऊपर से जो स्किन की कंटिन्यूटी होती है वो मेंटेन रहती है। फिर उसके बाद हमारे पास है हेमाटोमा। पिक्चर से ही आपको नजर आ गया होगा कि हेमाटोमा का क्या मतलब है। इसमें जो है हमारी बॉडी के अंदर या हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर, किसी भी ऑर्गन के अंदर, किसी भी स्पेस के अंदर जो है अगर एक्स्ट्रावेजेटेड ब्लड की कलेक्शन हो जाती है तो फिर उस वजह से हेमाटोमा बन जाता है, और वो जो है एग्जामिनर जो होता है उसके लिए जो है ये पल्पेबल, मतलब छूने के काबिल, छूकर हम उसको जो है वो महसूस कर सकते हैं। तो ये हेमाटोमा की पिक्चर थी। उसके बाद हमारे पास वाउंड हीलिंग के कुछ फेसेस हैं, 4 फेसेस हैं, और हर फेस में जो है कुछ सेल्स इन्वॉल्व हैं, और इन सेल्स को मैंने जो है साइड पे क्या किया, इनके फंक्शंस भी ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो इनको आपने देख लेना है। हेमोस्टैसिस, सबसे पहले जो हमारे पास फेज स्टार्ट होता है हीलिंग का वो हेमोस्टैसिस है, और इसका जो टाइम है वो इमीडिएट होता है। पोस्ट इंजरी के बाद इमीडिएट अपना जो एक्शन स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सेल इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं प्लेटलेट्स, और इनका काम होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाना। इन्फ्लेमेशन तकरीबन जो है पोस्ट इंजरी के 1 to 4 डेज के अंदर स्टार्ट हो जाती है, जिसमें न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व होते हैं, इनका काम होता है फैगोसाइटोसिस। और प्रोलिफरेशन थर्ड स्टेप है हमारे पास, थर्ड फेज है। एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं तरतीब वाइज के फेज, सेकंड फेज कौन सा है, थर्ड फेज कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है और फोर्थ कौन सा है, तो ये आपको तरतीब के साथ याद होना चाहिए। प्रोलिफरेशन का जो डे होता है वो 4 दिनों से लेकर 21 डेज तक जो है ये स्टार्ट होता है, और इसमें जो है मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, एंजियोसाइट्स, न्यूरोसाइट्स, फिब्रोब्लास्ट्स और केराटिनोसाइट्स वगैरह ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। इनका काम क्या होता है,
ये जो है डिफेक्ट को फिल करते हैं, एस्टैब्लिश स्किन का जो फंक्शन होता है उसको री एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। के अंदर वाउंड की हीलिंग के अंदर जो है ये अपना किरदार अदा करते हैं। रिमोल्डिंग मतलब कि इसमें जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ मसल्स की या जो हमारे पास अफेक्टेड एरिया होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए फिब्रोसाइट्स का काम होता है, जो कि डे 21 से लेकर 2 ईयर्स तक चला जाता है ये प्रोसेस। उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें। ये होता है कि वाउंड एडहेसेंस, ये जो है हमारा जो वाउंड होता है वो किस तरह से ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी हो सकता है अगर आपने सुचरिंग अच्छे तरीके से नहीं की है। उसके अलावा अगर सर्जरी के बाद वाउंड के ऊपर या जो अफेक्टेड एरिया है उसके ऊपर कोई ट्रामा हो जाता है तो उसकी वजह से भी वाउंड एडहेसेंस हो सकता है। उसके अलावा एज, रिस्क फैक्टर्स में एज आता है, डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, ओबेसिटी, पुअर नॉटिंग या ग्रैबिंग ऑफ स्टिचेस एंड ट्रामा टू द वाउंड आफ्टर द इंजरी, जो हमने पढ़ा भी। अच्छा जी, उसके अलावा अगर आपने इनएडिकेट अंडरमाइनिंग की है, ठीक है, वाउंड की सर्जरी के दौरान, तो उस वक्त भी वाउंड का एडहेसेंस हो सकता है। उसके अलावा अगर आपने वाउंड के एजेस के ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स या एक्सटेंसिव एक्सटेंशन दे दी, ठीक है, तो उस वजह से भी जो है आपका वाउंड स्ट्रेन हो सकता है या उसकी जो है लिफ्टिंग हो सकती है। वाउंड बीइंग लोकेटेड ऑन द हाईली मोबाइल, या फिर ऐसा एरिया जो हाईली मोबाइल है या ऐसा एरिया जहाँ पर तनाव बहुत ज़्यादा होता है, टेंशन फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से भी वाउंड एडहेसेंस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि हमने एडहेसेंस यानी कि जो वाउंड की एडहेसेंस है इससे किस तरह बचना है। हमने क्या करना होता है कि हमने जो है प्रॉपर तरीके से एडिकेट अंडरमाइनिंग करनी होती है सर्जरी के दौरान, ठीक है। उसके अलावा सर्जरी के बाद जो है अगर हम बात करें तो स्टिचेस अच्छे तरीके से लगाने हैं, हाई टेंसाइल जो है फोर्स नहीं होनी चाहिए, उसके जो एजेस हैं उनको जो है नॉर्मल फोर्स के साथ जो हमने उसको स्टिच करना है, और स्टेराइल स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करना है सुचरिंग की सरफेस को तकरीबन 1 हफ्ते के लिए कवर करने के लिए। और अगर जो है वाउंड एडहेसेंस हो जाए तो फिर आपने क्या करना होता है ट्रीटेड बाय अलाउइंग ग्रेनुलेशन, रिवाइजिंग एंड सुचरिंग द एजेस एंड प्रोवाइडिंग द प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स। फिर हमने कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह भी देनी होती हैं, ठीक है, अगर एक मरतबा वाउंड एडहेसेंस हो जाए। उसके अलावा जो है एक्सपोजर टू द एयर, डेब्यूमेंट्स एंड इफ इंडिकेटेड फ्रीक्वेंट ड्रेसिंग चेंजेस में आल्सो हेल्प। इसमें जो हमने फ्रीक्वेंट ड्रेसिंग चेंजेस भी करनी होती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।